जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम MPTT वर्ग 3 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम कंप्लीट ओल्ड पेपर सॉल्व करेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। अब प्रश्न क्रमांक 1 में कहा गया है, यदि कोई बालक पढ़ते समय त्रुटियां करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, स्वयं सही पठन करके बताना चाहिए। विकल्प बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, निम्न में से भाषाई विविधता के अंतर्गत खालिस्तान नहीं आता है। देखिए, नहीं आता है मतलब नेगेटिव पॉइंट देखना है। तो देखिए, भाषा की कक्षा में एक संसाधन होता है, सही है। हमारी कक्षाओं की वास्तविकता है, बिल्कुल भाई। भाषाई विविधता क्या है, एक संसाधन होता है और बालकों के संज्ञानात्मक विकास की पहचान होती है, सही है। तो शिक्षण सामग्री का प्रयोग इसके अंतर्गत नहीं आएगा, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। निम्न में से मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में क्या है, मनोविज्ञान शाला है, जो कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। विकल्प सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बताइए मुख्य आधार क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मुख्य आधार होता है हमारा समाज का सांस्कृतिक परिवेश। यहाँ पर राइट आंसर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा, क्योंकि बच्चा क्या है, परिवार से ही भाषा सीखना शुरू करता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, योगात्मक मूल्यांकन बताइए साल में कितनी बार होता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो ये होता है 2 बार। विकल्प बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए यहाँ पर क्या होगा। सॉरी, यहाँ पर आंसर दिख गया है, कोई बात नहीं है। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। तो देखिए, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे सही है भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए, ताकि जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया है वह सहज रूप से हो सके। यहाँ पर राइट आंसर हमारा विकल्प सी के साथ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शॉलिन विकार है ना, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बताइए बच्चा क्या करता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव महसूस करता है। विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम बताइए यह क्या करता है। संप्रेषण परक उपागम, तो ये क्या करता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। राइट आंसर यहाँ पर विकल्प बी के साथ जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है। तो सर्वोपरि उद्देश्य होता है कि बच्चे अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त कर सकें। तो यही राइट आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, लिखना क्या है बताइए। जो लिखना है एक कैसी क्रिया है। तो देखिए, हम अपने विचारों को 2 तरह से व्यक्त कर सकते हैं, या तो बोलकर या फिर लिखकर। तो लिखना क्या है, एक तरह की बातचीत होती है। विकल्प सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण के अंतर्गत
अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष क्या है। तो आपसे मैं यदि कहूं कि आप भाषा कैसे सीखते हो, तो या तो हम सुनते हैं भाषा को, है ना, या फिर पढ़ते हैं। तो हम सुन के या पढ़ के क्या है भाषा के सीखते हैं। तो सबसे प्रबल पक्ष क्या हो जाएगा, सुनना एवं पढ़ना। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का निम्न में से कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है, बताइए आप लोग। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर यदि आपको बच्चों को सिखाना है, व्याकरण सिखाना है, तो इसके लिए क्या है, पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करें, है ना। तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प ए के साथ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ खाली स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमें पता है कि प्राथमिक स्तर पर जो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है, इसमें हमारा परिवार हो गया, पड़ोस हो गया, विद्यालय हो गए और संचार माध्यम हो गए, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राइट आंसर यहां पर विकल्प ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भाषा के पाठ्य पुस्तक खालिस्तान से संबंधित होने चाहिए। तो हमारी जो भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है उसमें विज्ञान से संबंधित, संस्कृति से संबंधित और साहित्य से संबंधित, इन सभी से संबंधित पाठों का समावेश होना चाहिए, अर्थात विकल्प डी राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 15। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि। तो देखिए यदि आप भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग करते हैं तो इससे होता है कि जो बच्चे हैं यह प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। राइट आंसर यहां पर हमारा विकल्प सी के साथ जाएगा। आप देखिए भाई यहां पर हमने क्या है क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब आ गया हमारा पैसेज मतलब गद्यांश आ गया है। इसमें क्या होता है, पहले आपको एक गद्यांश पढ़ना होता है और इसी के बेस पर आपको आंसर देने होते हैं। तो चलिए हम सीधा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हम यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे गद्यांश को पढ़ने में। निम्न में से किस शब्द युग्म का उपयोग इस गद्यांश में नहीं किया गया है। तो देखिए बड़ी बड़ी, बार बार, खड़े खड़े, छोटे छोटे। तो आप यहां पर देखिए, आप कहां पर, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कहां पर है। ये देखो आप देखिए, ए क्या है छोटे छोटे, ए आ गया हमारा बार बार और ए आ गया बड़ी बड़ी। तो इनका तो किया गया है, लेकिन क्या है खड़े खड़े, इसका यूज नहीं किया गया है। मैं आपको बता चुका हूं गद्यांश में भी, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो भैया इस गद्यांश के अनुसार यदि आपने सपनों को साकार करना है तो उसके लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। विकल्प ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों से भी मैं यही बोलता हूं, यदि आपको अपने सपनों को साकार करना है तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। केवल सोचने से कुछ नहीं होता है आज के समय में। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है, जहां पर आप देखिए, आप यहां पर सीधा देख लीजिए, एक सीधा पॉइंट मिल गया। हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है जहां उसके सारे बच्चे रह सकें। क्या सकें, बच्चे रह सकें। तो विकल्प बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मतलब गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया, ये तो बहुत इजी आते हैं। और जो वर्ग 3 का ओल्ड पेपर है ये बहुत आसान आया था, है ना। हाँ ये है, देखिए कोई भी पेपर होता है तो उसमें सारे क्वेश्चन इजी नहीं आते हैं। उसमें क्या होता है सभी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वैसा ही इसमें किया गया था। चलिए आप देखिए प्रश्न क्रमांक 19। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार निम्न में से असत्य कथन का
चयन कीजिए। तो देखिए, हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है जहां उसके सारे बच्चे पढ़ सकें। ये क्या है? गलत है। पढ़ने की जगह क्या है? रह सकें। ऐसा ये पॉइंट कहा गया था जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से द्रव्यवाचक संख्या शब्द का चयन कीजिए। ये तो बहुत इजी है। तो देखिए, जैसे गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, ये क्या होता है? द्रव्यवाचक संख्या होती हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से वाक्य जिसमें हानि या अनर्थ का भय ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसमें हानि या अनर्थ का भय ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा निरापद। क्या होगा? निरापद। विकल्प ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की महत्वाकांक्षा रही है। तो क्या रही है? तो इस गद्यांश के अनुसार क्या रही है कि हर एक आंख से आंसू मिट जाएं। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप गद्यांश को पढ़ के देखना, बिल्कुल आसान होता है। आप लोग कई बार हल कर भी चुके हैं, है ना? इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है, केवल आपको पढ़ना है और आंसर देना है। निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग करके बनाया गया है? बहुत आसान है। देखिए, इनमें तो उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन यहां पर बालक में क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है ना। तो विकल्प ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हमने गद्यांश पढ़ लिया है। अब बारी आती है किसकी? पद्यांश की। ठीक है ना? तो आ रही रवि की सवारी, इस तरह से ये पद्यांश लिखा हुआ है। तो चलिए हम सीधा आ जाते हैं यहां पर। बादलों को किसकी उपमा दी गई है? तो भैया यहां पर सीधा ही तो कहा गया है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। किससे दी गई उपमा? अनुचरों से, है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विकल्प डी के साथ है जाएगा। ठीक है, चलिए, कवि ने रात का राजा किसे कहा है? तो भैया देखिए ना, रात का राजा यहां पर किसे कहा गया है? रात का राजा खड़ा है राय में बनकर भिखारी। तो यहां बात हो रही है चंद्रमा की। देखिए, सूर्य तो रात का राजा नहीं होगा, क्योंकि रात में सूर्य नहीं रहता है, बल्कि क्या होगा? चंद्रमा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। राह में खड़ा भिखारी, वही बात हो गई ना। राह में खड़ा भिखारी, कौन खड़ा है? रात का राजा। कौन? चंद्रमा। विकल्प बी राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। पोशाक का बहुवचन क्या होगा? तो यहां पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं? पोशाक का कर देते हैं पोशाकों। ये नहीं होगा, बल्कि पोशाक का होता है पोशाकें, बहुवचन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। स्वर्ण की पोशाकधारी में विशेषण शब्द। तो पोशाकधारी, तो पोशाक की विशेषता क्या है? कि पोशाक क्या की है? सोने की है। तो मतलब स्वर्ण क्या है? विशेषता बता रहा है, अर्थात विशेषण शब्द है। ठीक है, चलिए, रवि का पर्यायवाची नहीं है। तो भैया मेरे, रवि का पर्यायवाची सुधांशु नहीं है। सुधांशु होता है चंद्रमा का पर्यायवाची। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। वाक्य गा रहे हैं को भूतकाल में कैसे लिखेंगे? भैया ये वर्तमान काल की बात हो रही है, तो इसको हम क्या करेंगे? गा रहे थे, है ना? तो भूतकाल में हो जाएगा। विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हमने 30 क्वेश्चन हिंदी के सॉल्व कर लिए हैं। चलिए अब हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो देखिए कितना इजी है। इन दोनों को आपको जोड़ना है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 89, 98। इन दोनों को जोड़िए, 7 6 13 का 3 आया 1, 8 4 12 और 1 13 की 3 आया 1, 5 6 11 और 1 12, 12 का 2 आया 1, 6 5 11 और 1 12। तो देखिए 12 233 कहाँ पर लिया है? ऊपर। तो एक विकल्प सी में देख सकते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए थे, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। एक टीवी की कीमत 96% 104 मतलब 10,464 रुपये है।
इसकी कुल लागत क्या होगी भैया मेरे। 96% कितना दिया है आपको, 10,464 रुपये दिया है। तो 100% क्या होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 10,464 ये हमारा दिया है कितना 96%, तो 100% कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, काट दीजिए इसको। 16 छक्के कितना होता है 96, है ना, 16 छक्के 96 बचा 8, 86 हो गया, 16 पंचे 80, है ना, 16 पंचे 80 बचा 6, 16 चौको 64, है ना। फिर इसको 6 से फिर काट दीजिए आप, 6 एकम 6, 0, 6 नाम 54, गुणा कर लीजिए, तो है ना, तो अपना आंसर आ जाएगा 10,900। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी निश्चित वस्तु पर उत्पाद शुल्क 950 रुपये से घटकर 760 रुपये कर दिया गया, उस वस्तु पर उत्पाद शुल्क में कमी परसेंट बताइए कितना हो गया। अब देखिए कितना इजी है, 950 से आपने कितना कर दिया, 760 कर दिया, तो कितना कमा दिया आपने, 190 कमा दिया। कितने पे कमाया, 950 से, कित परसेंट में कितना होगा, ऐसा कर लो आप, 19.95, 5 20 100, कितना आ गया 20%। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी विकल्प बी में दिया है 20%, है ना। यहाँ पर क्या होता है, ये हिंदी और इंग्लिश में विकल्प देते हैं इसलिए डबल हो जाते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये तो बहुत इजी ही था, है ना। इसका औसत ज्ञात करना है तो सभी को जोड़िए, 5 से भाग दीजिए आप, है ना। तो देखिए 3 और 6 9 हो गया, है ना, 9 हो गया, 9 और 12 21 हो गया, 21 में से 9 घटा दीजिए तो बचेगा कितना, 12 बचेगा, 12 में 5 से भाग दे दो तो 2.4 आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर इसका औसत ज्ञात करना है तो जोड़ लीजिए। देखिए 13 और 6 19, 19 और 21 कितना हो गया, 19 21 हो गया 40, और 17 और 23 भी कितना 40 हो गया, मतलब टोटल हो गया हमारा कितना, टोटल हो गया हमारा 80। तो और पद कितने हैं 5, 80 में 5 से भाग दो 16 आ जाएगा, विकल्प ए राइट आंसर होगा। ठीक, पहली 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। भैया सम संख्या कौन सी हैं, 2 4 6 8 10, ये पहली 5 सम संख्या है, तो बीच वाली संख्या क्या होती है, औसत होती है, मतलब 6 यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जो दिया है विकल्प बी में। ठीक, चलिए अगला है 5 घटनाओं का औसत 66 है, पहली 2 घटनाओं का 76 है, अंतिम 2 का 65 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए कितना इजी है, देखिए 5 घटना है टोटल, ठीक, और 5 का औसत कितना है 66। तो आप ये बताएं 5 का औसत 66 है तो 5 का योग कितना होगा, 66 गुणा 5 मतलब कितना आ जाएगा, 330 हो जाएगा। पहली 2 घटनाओं का औसत 70 है, तो पहली 2 घटना का औसत 70 है तो योग कितना होगा, पहली का 70 दूना 140। अंतिम 2 घटनाओं का कितना योग है, औसत है 65, योग कितना हो जाएगा 65 दूनी 130। अब आप देख लीजिए जो ये बीच वाला है ये क्या हो जाएगा, तो 140, देखिए 140 और 130 कितना होगा 270, तो हम क्या करेंगे 330 में से 270 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 60, मतलब जो बीच वाला पद है ए वाला, देखिए ए वाला, ये कितना होगा 60 होगा, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। 3 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि उनकी आयु का अनुपात 2:3:5 है, सबसे छोटी लड़के की आयु क्या होगी। तो देखिए भाई 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष है ना, 20 वर्ष है, औसत आयु कितनी है 3 की 20 वर्ष है, तो योग कितना हो जाएगा 20 या 60 हो गई ना। तो ए तीनों लड़कों की आयु का योग कितना गया 60 आ गया। अब सबसे छोटा लड़का कौन सा होगा, तो जिसकी आयु का अनुपात सबसे कम होगा, तो सबसे कम क्या है 2, और अनुपात जोड़ लीजिए 2 3 5 और 5 10, गुणा कर दीजिए 6 दूनी 12, तो सबसे छोटे लड़के की जो मतलब आयु है वह 12 वर्ष होगी, जो विकल्प डी में दिया हुआ है। एक फुटबॉल टीम के 20 खिलाड़ियों की औसत आयु 24 वर्ष है, 8 का औसत 21 है,
शेष 12 खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगी, है ना। अब देखिए यहां पर आप वही हैं, 20 खिलाड़ी हैं, औसत आयु कितनी है 24, तो ये कितना हो जाएगा, 24 का गुणा करिए 20 में तो कितना आ जाएगा 480, जिसमें से 8 का औसत 21 है, तो 8 का औसत 21 है, तो 8 की आयु कितनी हो जाएगी, तो 8 गुणा 21 करिए कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, घटा लीजिए कितना बचेगा, शून्य का 10, 10 में से 8 गया 2 बचा, 8 में से 7 गया 1 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, 312। जो 312 बचा हुआ है इसको बताना है, तो 312 में हम क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि जो शेष खिलाड़ी है उनकी आयु कितनी होगी, औसत आयु। तो 312 में 12 से भाग देते हैं तो 12 दूनी 24, बचेगा 7, 12 छः 72, 26 आ जाएगा ना, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 26 से विभाज्य है। तो देखिए आप चाहें तो ये 3 अंकों की संख्या सीधा भाग दे के देख लो भाई मेरे, है ना। यही विकल्प बी में 754 है ना, 26 से भाग दे दो, 26 दूना 52, बचेगा कितना 23, 234 हो जाएगा, 26 नंबर 234, 26 से विभाज्य हो गई, विकल्प बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जब संख्या 5 अंकों की 6 अंकों की हो तब आपको ट्रिक का यूज करना है, बाकी तो आप क्या है जैसे यहां पर भी आप आसानी से बता सकते हैं ना, विकल्प बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये 26 से क्या है विभाज्य हो जाएगी, आप करके देख लेना, कोई बड़ा सवाल नहीं है। कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है, तो 18 को हम कैसे तोड़ेंगे, 2 और 9 में तोड़ेंगे, है ना। तो 9 के लिए सबसे आसान नियम है कि संख्या के जो अंकों का योग है वह है 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो विकल्प ए में देखिए आप, 9 और 3 12 और 6 18 और 3 21 और 6 27, 27 में 9 से भाग जाता है ना, मतलब विकल्प ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इसमें 2 से भी भाग जाएगा और 9 से भी जाएगा, अर्थात संख्या 18 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए अगला देखिए, कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। तो 24 को कैसे तोड़ोगे आप, 8 गुणा 3 में। अब 3 से क्या है नियम कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए तो 3 से विभाज्य होगी, और 8 के लिए क्या नियम है कि संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग जाता है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो यहां पर आप देख लेना, जो विकल्प डी में दिया गया है ये संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि यहां पर अंतिम 3 अंक क्या है 400, इसमें 8 से भाग जाएगा, ठीक है, और इसमें 3 से भी भाग चला जाएगा पूरी संख्या में। आप जोड़ के देखिए, मैं आपको यहां पर बता भी देता हूं, 7 और 9 16, 1 17, 17 और 3 20 और 4 24, है ना, मतलब ये संख्या 3 और 8 दोनों से विभाज्य हो रही है, अर्थात ये 24 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है। तो बता चुका हूं, 18 को तोड़ोगे 9 और 2 में, है ना, 9 का नियम भी बता चुका हूं, तो आप इसको कर लेना। अगला देखिए, कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो देखिए जब संख्या ऐसी आती है तो हम इसको आप सीधे ही कर सकते हैं बिना कोई ट्रिक के, क्योंकि 6 का पहाड़ा सभी को आता है ना। चलिए इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए फिर वही बात आ गई, 8 से विभाज्य कौन सी संख्या है। तो भैया 8 का रूल क्या करता है, अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग जाएगा तो संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे विकल्प ए में क्या है, 272 में भाग लगाइए 8 से, 8 3 24, बचेगा 3, सो जाएगा 32, 8 चौके 32, मतलब राइट आंसर हमारा ये चला जाएगा। देखिए ऐसे सवालों में आपको क्या है पता होना चाहिए कि आप संख्या को कैसे तोड़ेंगे, क्या नियम होता है, 8 से विभाज्य होने का नियम क्या होता है, 4 का नियम क्या होता है, 3 का क्या होता है, 9 का क्या होता है, सभी के अपने अपने नियम होते हैं, है ना। निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, बताइए आप लोग। तो ये थोड़ा क्या है कैलकुलेशन वाला सवाल है, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं, आप इसको कर लेना, ठीक है। और मैं भिन्न के लिए अलग से आपको वीडियो दूंगा, वहां पर मैं आपको बता दूंगा ये सबसे बड़ी भिन्न होगी, ठीक है। क्योंकि यहां पर यदि मैंने आपको सारे नियम बताए
तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा उद्देश्य क्या है, यहाँ पर आपको पता चले कि आखिर एमपीटीटी वर्ग 3 का जो ओल्ड पेपर है उसमें कैसे प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर क्या है, सबसे छोटी भिन्न है ना, तो यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न भी आप बता देना। विकल्प सी में दिया हुआ है, ये हमारी सबसे छोटी भिन्न है। बाकी जो लोग कहते हैं कि पेपर बहुत कठिन आया था, तो ऐसा नहीं है भाई मेरे। जो पढ़ाई नहीं करेगा उसे पेपर कठिन लगेगा और जो पढ़ाई करेगा उसे सरल लगेगा। अब यहां पर देखिए क्या है, घनाभ का हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया बताना था। तो हमें पता है क्या होता है, 2HL + B एक घनाभ का लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो ऐसा दिया है भैया हमें विकल्प बी में, जो अपना राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक शंकु की ऊंचाई h है और त्रिज्या 2r है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो 1/3 कर दो, पाई की जगह पाई। त्रिज्या कितनी है, 2r, तो 2r का वर्ग कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर और h ज्यों कहते हो। ठीक, बस गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, r स्क्वायर h हो जाएगा। तो ऐसा दिया है कहां पर हमें, विकल्प डी में दिया हुआ है, जो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत इजी है भैया मेरे। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, a² होता है ना, ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। और वर्ग का विकर्ण क्या होगा, a√3 होता है ना, a√2 होता है वर्ग का विकर्ण। तो इस पर जो विकर्ण बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, a² और √2 का वर्ग हो जाएगा 2, तो ये कट जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा। ठीक, विकल्प बी में दिया हुआ है, जो अपना राइट आंसर हो जाएगा। और कोई भी आपको डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में पूछना, आपको सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा। ठीक है, जो भी आपका डाउट होगा। दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 2:3 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए हमें मालूम है जब वर्ग का विकर्ण दिया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, विकर्ण का वर्ग अपॉन 2, ये होता है फार्मूला। तो यहां पर ये लगाएंगे हम। पहले का क्या होगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 और अपॉन 2 अनुपात, इसका क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 9। ठीक है, 2 से 2 काट दो तो क्या बचा, 4:9। विकल्प ए यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जिस प्रक्रिया द्वारा गणित में एक बच्चे के कमजोर क्षेत्रों को पहचाना जाता है उसे क्या कहा जाता है। आपको पता करना है कि आखिर बच्चा कौन से क्षेत्र में कमजोर है। तो इसके लिए होता है निदानात्मक परीक्षण होता है, आपको मालूम होगा, ये विकल्प डी राइट आंसर होगा। पहले होता है निदानात्मक परीक्षण, उसके बाद क्या है, उसका किया जाता है औपचारात्मक परीक्षण नहीं सॉरी, औपचारात्मक कार्य किया जाता है। मतलब जो कमियां होती हैं उनको दूर करने के लिए क्या करते हैं, हम औपचारात्मक कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। शैलजा किसी भी संख्या को भिन्न प्रकार से व्यक्त कर सकती है, जैसे वह 4 को क्या लगती है, 2 + 2, या फिर 4 को 1 + 3 लिखती है। तो बताइए वह कौन सी स्टेप में है। तो वह है भैया मेरे विभाजन स्टेप में, है ना, क्योंकि यहां पर क्या है, वह विभाजन कर पा रही है आसानी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गणित की कक्षा में एक शिक्षक को सहायक युक्त नहीं होना चाहिए। बताइए, यहां पर आपको क्या देखना है, नेगेटिव पॉइंट देखना है। तो देखिए छात्रों के पिछले ज्ञान के अंतर का आकलन करना ये सही है, लेकिन यहां पर विकल्प सी में देखिए आप, उज्जवल छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना। यदि भैया मेरे आप केवल उज्जवल छात्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ये नेगेटिव पॉइंट होगा। विकल्प सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीयकरण बच्चों के लिए गणित की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। यहां पर बताइए
जो शब्द आया है गणितीयकरण, इसका क्या अर्थ है? तो भैया इसका अर्थ है गणितीय प्रदर्शन, तर्क और अमूर्तता, तार्किक निष्कर्ष, तो सभी है ना, दिए गए सभी विकल्प है। गणित में विद्यार्थी को कार्य देना है, क्या है? तो ये भी क्या है, एक टेक्निक है, एक तकनीक है ना। यदि आप विद्यार्थी को गणित विषय में कोई कार्य देते हैं तो ये भी क्या है, तकनीक है ना। चलिए अगला देखिए, सही विकल्प चुने। 125 का 5% 6.25 है, सत्य है या असत्य? इस तरह के जो प्रश्न होते हैं बताइए है किससे संबंधित होते हैं। तो देखिए बहुविकल्पक नहीं होंगे, नहीं तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुविकल्पक सोचेंगे, नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, अल्टरनेट रिस्पॉन्स टाइप होता है या वैकल्पिक उत्तर। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हर बच्चे को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है, यह विशेषता है। तो ये है गणित में निगरानी अध्ययन, मतलब किसी के अंतर्गत आप अध्ययन कर रहे हैं, किसी की निगरानी में, उसमें ये होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गणित में व्याख्यान रणनीति का उद्देश्य क्या है? तो देखिए यदि आप व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं तो कक्षा कैसी रहेगी, आपकी निष्क्रिय रहेगी, है ना, बच्चे एक्टिव नहीं रहेंगे, है ना। और ये गैर मनोवैज्ञानिक विधि है और इसमें क्या है, बच्चों में मोटिवेशन की कमी रहेगी। तो ये हम कह सकते हैं ये सभी होंगे यहाँ पर व्याख्यान विधि के अंतर्गत, ये सभी दोष हैं व्याख्यान विधि के। तो विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्याख्यान विधि क्या है, बड़ी कक्षाओं के लिए है ना। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 61 देखिए, हमने यहाँ पर क्या है, हिंदी कर ली है और मैथ भी कर ली है। अब आ चुके हैं हम ईवीएस या फिर हम एनवायरमेंट पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर कहा गया है पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर देखिए पीबी ने इसका आंसर क्या माना है, मूल शिक्षा का महत्व। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो विकल्प ए मुझे यहाँ पर ठीक लग रहा है ना, कि पर्यावरण की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील समाज का निर्माण करना। लेकिन पीबी ने जो आंसर माना है वह माना है मूल शिक्षा का महत्व, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से विकल्प ए यहाँ पर मुझे ठीक लग रहा है चारों में से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन विकल्प है? तो देखिए यदि आपको वायु प्रदूषण के लिए प्रबंधन करना है तो इसके लिए क्या है, स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके परिवहन योजना को नियंत्रित करना, विकल्प ए राइट आंसर होगा। बाकी यदि आप सीएफसी का अधिक उपयोग करेंगे तो इससे क्या है, हानि होगी, फायदा नहीं होगा। और चिमनियों के माध्यम से धुआं निकालेंगे तो इससे भी क्या है, हानि होगी। और लकड़ी का अधूरा दहन, इससे भी क्या है, हानि होगी। लेकिन जो विकल्प ए है उससे क्या है, हम उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। अगला है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी संख्या में जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती हैं? तो हम पता है हमें कि खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती हैं, खाद्य जाल का निर्माण करती हैं, जिसे हम कहते हैं फूड वेब भी कहते हैं। विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अगला क्वेश्चन है, खनन में शामिल प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे निम्नलिखित में से कौन से हैं? देखिए बात यहां पर हुई है खनन की, है ना। तो भारी वर्षा तो होगा नहीं, ना उर्वरता होगा, ना जैव नवीनीकरण होगा, बल्कि क्या होगा, खनन के अंतर्गत जंगल ह्रास और पारिस्थितिकी का विघटन, है ना, ये मुख्य पर्यावरणीय मुद्दा होगा इसके अंतर्गत, ठीक। चलिए अगला है, किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय पर किसी परितंत्र में जीवित पदार्थ का कुल बायोमास क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है स्टैंडिंग क्रॉप या फिर खड़ी फसल। विकल्प ए राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जल में होने वाली क्रमिक अवस्थाओं के क्रम को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हाइड्रोसेरे। क्या कहते हैं? हाइड्रोसेरे, जल में होने वाली क्रमिक अवस्थाओं के क्रम को।
एक शाकाहारी को यह भी कहा जा सकता है। तो देखिए शाकाहारी को क्या कहा जा सकता है, प्राथमिक उपभोक्ता कहा जा सकता है। जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, ये क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि ये उत्पादक अर्थात हरे पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, अर्थात घास पर। ठीक, चलिए अब यहां पर हम देख लेते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कहता है कि किसी भी जंगली पक्षी के घोंसले को जानबूझकर लेना, नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना अवैध है, यह है उपयोग में है या बनाया जा रहा है। किसी भी जंगली पक्षी का अंडा लेना या नष्ट करना भी गैर कानूनी है। तो ऐसा एक कौन सा अधिनियम कहता है, तो आप बताइएगा। वन्य जीव और ग्रामीण इलाके अधिनियम 1981। राइट आंसर यहां पर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से भारत में किस स्थान को ठंडा मरुस्थल कहा जाता है? तो भारत में ठंडा मरुस्थल कहा जाता है किसे? लद्दाख को कहा जाता है। हाँ, विकल्प सी में दिया हुआ है, यही अपना राइट आंसर है ना। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या है घूमने भी जाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए जोड़ी में काम करता है? तो वो है कौन सा? सनबर्ड्स। विकल्प ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके लिए की गई थी? तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारी ऐतिहासिक चीजें हैं ना, उनकी मतलब जो ऐतिहासिक स्ट्रक्चर है उनकी रक्षा के लिए की गई थी। विकल्प बी राइट आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वे पक्षी जो अपने घोंसलों को पत्तियों से ढकते हैं, जिनमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं, कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं स्टारलिंग्स। क्या कहलाते हैं? स्टारलिंग्स कहलाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के अनुसार खालिस्तान उन स्थितियों और प्रथाओं को संदर्भित करता है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों को प्रसार करने में रोकने में मदद करते हैं। तो वह है स्वच्छता, है ना। स्वच्छता बहुत जरूरी है भाई आज के समय में। इससे क्या होता है, हमारी बीमारियों पर भी क्या है रोक लगती है ना, और ये व्यक्ति स्वस्थ रहता है इससे। अब यहां पर देखिए बांस, बांस का अर्थ क्या है? तो ये पहला विकल्प ही हो जाएगा, है ना, पानी, स्वच्छता और ठीक है, विकल्प ए ही यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका कौन सा देश है? तो भैया मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने वाला जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यह दूसरा देश है। कौन सा है? दूसरा। पहला कौन सा है? आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। अगला देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब जब इसरो की स्थापना की गई थी उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो आप बताइएगा। इंदिरा गांधी जी थी। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2008 में एट्रिक्स कॉरपोरेशन को निम्नलिखित में से किस श्रेणी का दर्जा दिया गया था? तो इसे दिया गया था मिनी रत्न कैटेगरी की सेकंड कंपनी। मतलब इसमें भी क्या है, मिनी कैटेगरी में भी क्या है, अलग अलग स्टेज होती हैं, तो उसका ये दर्जा दिया गया था। ठीक है, सॉरी, मिनी रत्न श्रेणी की फर्स्ट श्रेणी की कंपनी थी। हाँ ये ठीक है, विकल्प सी यहां पर राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्या है? PSLV, जिसका मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, का पहला सफल प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? तो पहला सफल प्रक्षेपण हुआ था वर्ष 1994 में। विकल्प बी राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। हाल ही में उपग्रह अमजोनिया फर्स्ट को इसरो के PSLV
द्वारा फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया। यह उपग्रह किस देश से संबंधित है? तो ए है भैया किसका, ए है ब्राजील का। विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि पीवी का नियम है जहां से भी क्वेश्चन उठाएगा तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन, यहां तक 10-10 क्वेश्चन भी उठा लेता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पीएसएलवी प्रक्षेपण असफल रहा? तो ध्यान रखिएगा, जो पीएसएलवी D1 है ये असफल रहा था। विकल्प ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पीएसएलवी की ऊंचाई कितनी है? तो पीएसएलवी की ऊंचाई है कितनी? 44 मीटर। कितनी? 44 मीटर। विकल्प बी राइट आंसर होगा। चलिए, अगला है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड मतलब NSIL को किस वर्ष में गठित किया गया था? तो इसे किया गया था गठित वर्ष 2019 में NSIL। ठीक, अगला, जनवरी 2022 तक निम्नलिखित में से कौन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक हैं? तो कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं राधाकृष्णन दुरेरा जी। ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट मार्क सेकंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां पर जो विकल्प बी में दिया गया है कि GSLV मार्क सेकंड के पहले चरण में एक विकास इंजन का उपयोग किया जाता है, ये क्या है? इसके बारे में सही कथन नहीं है, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट मार्क 3 ने किस बार से सफलतापूर्वक GSAT-19 उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया? तो यहां पर राइट आंसर होगा हमारा 2017 में, है ना। इन क्वेश्चनों को क्या हम सीधे ही पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इसका यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, ये बहुत लंबा टॉपिक है ना। इसको आपको क्या कनेक्ट करके पढ़ना होता है, अलग अलग सीरीज होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तभी आप इसको आसानी से समझ पाते हैं। भारत में पहली बार पुनः उपयोगी प्रमोचक रॉकेट प्रौद्योगिकी प्रदर्शक का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो बताइएगा 2016 में। ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रचनात्मक अभिव्यक्ति की सुविधा प्रदान करने वाली युक्तियां क्या हैं? देखिए, रचनात्मक अभिव्यक्ति की सुविधा, देखिए, टीम वर्क को प्रोत्साहित करें, फिर भी प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दें, ये सही है। लेकिन यहां पर कहा गया है प्रतिस्पर्धी वाला माहौल, ये गलत होगा। तो विकल्प ए ही यहां पर फर्स्ट बैठ रहा है, केवल ये फर्स्ट वाला सही होगा। ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। ईवीएस में रचनात्मक अभिव्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहां पर देखिए, बहुमुखी सोच की प्रक्रिया रचनात्मकता को बाधित करती है। तो भैया मेरे, इससे बाधित नहीं होती बल्कि तो सहायक होती है। एक क्या है कथन गलत है, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला देखिए क्या है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला, कक्षा में एक गैर तनावपूर्ण माहौल बनाएं। फिर, बच्चों के लिए सीखने का एक मजेदार माहौल बनाएं। बताइए जो कथन है ये किससे संबंधित हैं? तो ए हैं रचनात्मक अभिव्यक्ति की सुविधा के लिए युक्तियां। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, स्रोत विधि की सीमा को चिन्हित करें। तो देखिए, जो स्रोत विधि होती है इसमें क्या है, हम मूल स्रोतों तक आसानी से नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल भाई सही बात है। बहुत जटिल होती है, सही बात है। हम कह सकते हैं ये दोनों ही क्या है, सीमाएं हैं या फिर कमियां हैं, किसकी? स्रोत विधि की। तो यहां पर विकल्प सी में दिया गया है 1 और 2 दोनों, ये दोनों ही क्या है, सीमाएं हैं, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों देखिए, हमने यहां पर क्या है, हिंदी के 30 क्वेश्चन और मैथ के 30 क्वेश्चन और पर्यावरण के 30 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं।
अब हम पढ़ते हैं बाल विकास के 30 क्वेश्चन। तो चलिए यहां पर देखिए आप, पहला क्वेश्चन है कौन सा मानसिक विकार है, मतलब मेंटल डिसीज। तो मेंटल में क्या आएगा, देखिए टेटनस तो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, नाम से ही समझ जाएंगे आप, न्यूरोसिस या तंत्रिका रोग, है ना। विकल्प बी यहां पर राइट आंसर होगा। ये क्या है, मानसिक विकार से संबंधित होते हैं। थूकना तथा बबलाना का संबंध किससे है, तो भैया इन दोनों का संबंध है भाषा विकास से, ये ध्यान रखिएगा, है ना। जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, थूकना और बबलाना का संबंध है भाषा विकास से। ओके, अगला देखिए, खालिस्तान के अनुसार व्यवहार मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। तो ध्यान रखिएगा, जेवी वाटसन के अनुसार व्यवहार मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। ओके, चलिए अगला है बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। बताइए क्यों है। बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण इसलिए होता है, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है बाल विकास का अध्ययन। विकल्प बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, लेखन विकार का अर्थ क्या होता है। तो लेखन का क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, मतलब डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है भैया मेरे, डिस्ग्राफिया होता है लेखन संबंधी कठिनाई होती है इसमें। ओके, और डिसलेक्सिया में क्या होता है, पठन संबंधी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। बालक की विकास प्रक्रिया कैसे बढ़ती है। तो भैया मेरे, बालक की जो विकास की प्रक्रिया है वह सामान्य से विशिष्ट होती है। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, है ना। एक क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है मस्तिष्काभिमुख नियम क्या है। तो भैया मालूम है इस नियम के अनुसार क्या होता है, जो विकास होता है वह सिर से पैर की ओर होता है ना। और ये नियम क्या है, विकास से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसव की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है। तो प्रसव की जो प्रथम अवस्था होती है इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, है ना, या फिर विस्तारण, है ना। विकल्प बी राइट आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, हिलना, अवसाद, डर एवं भय ये किसके लक्षण हैं। तो भैया क्या है, मेंटल डिसीज होती हैं जो उसके लक्षण होते हैं, ये सारे, है ना। चलिए अगला है, जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ओके, चलिए अगला है, और देखिए यहां पर जो भी आपको आंसर दे रहा हूं ये पीवी के अनुसार दिए गए हैं, नहीं तो आप कहोगे कि आपने ऐसा बता दिया वैसा बता दिया। जो यहां पर आंसर दिए गए हैं पीवी की ओर से दिए गए हैं। बालकों के व्यक्तित्व पर प्रभुत्वशाली अभिव्यक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे क्या होता है, बच्चों में क्या है, असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है। विकल्प ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है, मानव व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जो मानव व्यक्तित्व होता है यह आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ओके, कक्षा में चर्चा के दौरान एक शिक्षक अक्सर लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका एक उदाहरण है। तो देखिए जब भी क्या है, लड़के या लड़कियों में क्या है, भेदभाव करके शिक्षण कार्य किया जाता है या भेदभाव किया जाता है, तो वहां पर लिंग भेदभाव या लैंगिक पक्षपात की बात होती है। ओके, चलिए, और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है यदि आपको, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, है ना, और इसको आप शेयर भी कर देना जो भी आपके दोस्त हैं, ताकि वे भी इस क्लास को देख सकें। निम्नलिखित में से कौन सा घटक मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखिए मंदबुद्धि बालक में क्या होगा, सीखने की मंद गति होगी, शारीरिक दोष भी हो सकता है, अमूर्त चिंतन का अभाव होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो मौलिकता है ये प्रतिभाशाली बच्चे का गुण होता है, ना कि मंदबुद्धि का, है ना। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है। तो देखिए भाषाई होती है, स्थानिक होती है, पारस्परिक होती है, ये विश्लेषण, ये बहुबुद्धि का प्रकार नहीं होता है, जो हमारा राइट आंसर
हो जाएगा। चलिए, बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू मापने का सूत्र क्या होता है बताइए आप लोग। तो भैया मेरे बुद्धि लब्धि में जो हमारे आईक्यू होता है, इसको मापने का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100, ये होता है हमारा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। फ्राइड के अनुसार मन के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो हमें मालूम है क्या है, इड, ईगो, सुपर ईगो। विकल्प ए यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला है, बच्चों के व्यक्तित्व पर माता पिता का प्रभाव। देखिए हमें मालूम है बच्चों के व्यक्तित्व पर माता पिता का प्रभाव पड़ता है। अस्तित्वहीन विहीन है ऐसा नहीं है, बाल्यावस्था में सबसे कमजोर नहीं। देखिए माता पिता के जो व्यक्तित्व का प्रभाव है यह है बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा बच्चे पर पड़ता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में। यही अपना राइट आंसर होगा। देखिए संपूर्ण जीवन में एक समान, तो देखिए संपूर्ण जीवन में एक समान नहीं रहता है ना, क्योंकि बच्चा क्या है धीरे धीरे अपने माँ बाप से दूर होने लगता है, तो उस पर क्या है फिर प्रभाव कम होने लगता है। आप एक आदमी को कुछ भी नहीं सिखा सकते जब तक सिखा सकते आप उसे अपने भीतर खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं। यह किसने कहा था? तो ये कहा था भैया, कथन किसका है? गैलीलियो गैलीली का कथन है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम में योगदान देने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो देखिए मोटिवेशन तो क्या है, बिल्कुल भैया मोटिवेशन नहीं होगा तो अधिगम नहीं होगा, ये तो देता है योगदान। इंटरेस्ट भी, एबिलिटी भी देता है। लेकिन टीचर की पर्सनालिटी, भैया मेरे टीचर की पर्सनालिटी से क्या है अधिगम का कोई लेना देना वैसा नहीं होता है। तो विकल्प डी यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। थॉमस पी ग्रीन के अनुसार शिक्षण एक शिक्षक का कार्य है जो बच्चे के खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो जो बच्चे के किसके लिए किया जाता है? विकास के लिए किया जाता है। ये स्टेटमेंट है ना। आपको ऐसा नहीं करना कि अपने हिसाब से यहां पर देखो कौन फिट बैठ रहा है, नहीं, स्टेटमेंट में जो उन्होंने कहा था वही आपका आंसर होगा, है ना। तो यहां पर क्या आएगा? अपना विकास आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? दृश्य शिक्षार्थी देखकर बेहतर सीखते हैं, बिल्कुल भाई। दृश्य शिक्षार्थी प्रचुर मात्रा में नोट्स लेते हैं, तो ये क्या है? ये हमारा क्लियर, सॉरी, अच्छा, ठीक ठीक ठीक। दृश्य शिक्षार्थी देखकर बेहतर सीखते हैं और दृश्य शिक्षार्थी प्रचुर मात्रा में नोट्स लेते हैं। अच्छा, तो ये दोनों यहां पर क्या है सही लग रहे हैं। तो यही हमारा क्या है विकल्प सी में कहा गया है ए और बी दोनों। तो ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। चलिए अब यहां पर कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य शिक्षार्थियों के बारे में सत्य नहीं है? वे दृष्टांतों और दृश्य प्रस्तुतियों से लाभान्वित होते हैं, ये तो सही है। वे आमतौर पर अपने काम में साफ सुथरे नहीं होते, तो ये क्या है सत्य नहीं है। तो आप देख लीजिए किसमें कहा गया है। हाँ यहां पर देखिए विकल्प बी में कहा गया है केवल सेकंड, है ना, ये क्या है गलत है। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग 120 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा थ्रस्टन द्वारा सुझाई गई प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है? बताइए आप लोग। तो थ्रस्टन द्वारा कौन सी योग्यता नहीं सुझाई गई है? तो बताइएगा रवैया, है ना, एटीट्यूड। ओके, चलिए बच्चे खालिस्तान के माध्यम से सीखते हैं। भैया मेरे बच्चे सामाजिक संपर्क और सामाजिक भागीदारी दोनों के द्वारा सीखते हैं, अर्थात ए और बी दोनों सही होगा। जो विकल्प सी में कहा गया है ये अपना राइट आंसर होगा, है ना, विकल्प सी में बोथ ए एंड बी। विभिन्न प्रकार की अभिक्षमताओं के बारे में ज्ञान हमें अपनी मेहनतों को कम करने
और खालिस्तान को अधिकतम करने में सक्षम बनाता है। तो किसमें होता है? लर्निंग, है ना, लर्निंग, अधिगम। विकल्प बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। परिपक्वता संबंधित है, तो भैया मेरे परिपक्वता का संबंध किससे है? तो वृद्धि की प्रक्रिया से है। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि की अवधारणा का सबसे पहला प्रयास खालिस्तान के कार्य से शुरू होने वाली साइकोमेट्रिक परंपरा थी। तो सबसे पहले किसका नाम आता है? अल्फ्रेड बिने का। चलिए अगला देखिए, इनमें से कौन सा सही नहीं है? सही, देखिए ये जरूर ध्यान देना, कौन सही है या सही नहीं है। तो यहाँ पर बताना है कौन सही नहीं है। हर किसी का अधिगम का अपना तरीका होता है, बिल्कुल सही है। व्यक्तियों को दूसरे के अधिगम के तरीकों का अनुसरण करना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं भाई मेरे, है ना। हर किसी की अलग अलग क्या होता है? सीखने के तरीके होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिने ने बुद्धि के खालिस्तान मुख्य तत्वों का सुझाव दिया। तो बिने ने बुद्धि के 4 मुख्य तत्वों का सुझाव दिया है। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में हमने 120 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। यहाँ पर केवल हमारा मकसद था आपको पता चल सके कि वर्ग 3 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, ताकि आप आने वाले समय में जो वर्ग 3 आने वाली है उसकी तैयारी कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।